हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? मैंने आपको टेंसेस के जितने भी तीनों टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके जो चार सब टाइप्स होते हैं, लाइक सिंपल हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैंने आपको वो चीज़ें बता दी थी। मैंने बता दिया था कि कहाँ एजएमआर का यूज़ करना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना रहेगा। जैसे कि वॉज वर्ब कहाँ पे है, ऐसे चलो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं चीज़ों को। आप वैसे आपको याद होना चाहिए, वैसे चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। देखो, प्रेजेंट का सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, पास्ट का सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर का सिंपल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस इजेमार प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट का कंटिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर का कंटिन्यूअस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट का परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर का परफेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम। ये चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। चलो अब हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि लिखा है प्रेजेंट, सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सिंपल की बात करें तो हमने देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो साथ सभी में रहता है, तो यहाँ पे सिंपल में मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। रुको मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब वर्ब में आईएनजी लेगा, ये वर्ब में आईएनजी हमने लगा दी, प्लस यहाँ पे अगर सिंपल है सॉरी प्रेजेंट है तो इजेमार लगेगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एच फैमिली का मेंबर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर। ये कहानी हमने कल देखी थी। चलिए उसी तरीके से हम लिख लेते हैं अपना पास्ट का। पास्ट सिंपल, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कल मैंने जो आपको याद करवाया उससे आपको स्ट्रक्चर बनाने में कैसे हेल्प मिल रही है। अगर आप खुद घर पे इसको याद कर लेंगे, एक बार लिख के देख लेंगे, तो आप ये खुद अपने हिसाब से बना पाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे मैं बोर्ड पे जरूर बना रही हूँ पर कॉपी में आपको खुद बनाने रहेंगे क्योंकि मैंने कल ये याद करवाया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट तो वही की लगेगा, पास्ट की है तो सिंपल है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस अब वर्ब में आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में, और यहाँ पे जब पास्ट है तो वॉज या वर की बात आ जाती है। इनका इम्प्लीकेशन कैसे होता है ये सब मैं आपको समझाऊंगी, बस अभी आपको याद करना है। सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है मतलब एच फैमिली का मेंबर है और पास्ट में हेड आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर।
ये थोड़ा सा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कुछ थोड़ी फ्यूचर का भी मैं आपको बना के बता देती हूँ कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे फ्यूचर का। सिंपल, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का परफेक्ट। बस यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगेगी, जब आपको एक बार आ जाएगा ना ये, तो आपसे आपके जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी बनेंगे अपने, जिसकी हम बात कर सकते हैं नरेशन वॉइस की। ठीक है, हाँ मैंने देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे का वैसे ही लगता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, कंटिन्यूस में विल बी लगता है, कल ही मैंने बताया था आपको। तो यार विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम। ये आपको मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बना के बताया ताकि आपको समझ में आए कि जो हमने कल पढ़ा है उसको हम कैसे यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देखिए, ये जो पूरे 12 जो टेंसेस हैं, ये इसके स्ट्रक्चर हमने कितनी आसानी से बना लिए अगर आपने इनको याद कर लिया। किसको? हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब की फॉर्म्स को, कि कौन से टेंस में किस तरीके से। मैंने आपको याद करने के तरीके भी बताए हैं कि हाँ परफेक्ट में किस तरीके से आप चीज़ों को यूज करेंगे, सिंपल में कैसे करेंगे, कंटिन्यूस में कैसे करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस में जब ये दो मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप किस तरीके से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी कि अगर सेंटेंस लिखे हैं तो किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और थोड़ा कन्वर्जन देख लेंगे। स्लाइड कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक उसी तरह the president went for meeting. went for कुछ अच्छा लिखते हैं, president went for meeting ही लिख देते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें, एक दो सेंटेंस और लिख देती हूँ। They have watched a movie. ठीक है, और अगर हम देखें तो we have arrived the station, या रेस्ड लिख दो इसकी जगह तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब मैं अगर आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊं, क्योंकि सबसे जो अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा तो वो आइडेंटिफाई करने वाला रहेगा। क्यों मैम? क्योंकि देखिए, आप याद भी कर ले, आपको ट्रांसलेशन आएगा कि आप एग्जाम में, आपके एग्जाम में रैंडमली सेंटेंसेस लिखे आएंगे और आपको उन पे करनी रहेंगी चीज़ें, जैसे कि आपको उसको वॉइस में चेंज करना रहेगा, उसको वॉइस चेंज करनी रहेगी, या फिर नरेशन आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना रहेगा, प्रपोजिशन के कुछ रूल्स रहेंगे, इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि हम चीज टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए बताती हूँ,
आप आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं भी आता है तो कोई मतलब नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देखना है हमको। क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारी जो वर्ब है, हमको सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है और फिर वर्ब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आप इसको भूल जाइए, वर्ब कहाँ दिख रही है, देखिए देखिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। बस इससे, इस वर्ब को पकड़ के आप आइडेंटिफाई कर पाए। ये हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज एम आर है, इज एम आर कहाँ आता है, और देखो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी कब आता है, वर्ब में आईएनजी तो हमने कब पढ़ाया मैम, जब कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूस रहता है। और कंटिन्यूस देखो इज एम आर है, अगर पास्ट का कंटिन्यूस होगा तो वाज वर होगा, फ्यूचर का होगा तो विल बी होगा, और अगर प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर होगा। तो मतलब हम क्या आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, वापस हम वर्ब के पास जाएंगे, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं। अच्छा मैम, वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे कर पाए अगर हमको वर्ब नहीं पता? तो एक काम कीजिए बच्चों, आप जस्ट गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप टॉप 100 इंपॉर्टेंट वर्ब सर्च कीजिए, तो आपको टॉप 100 वर्ब्स मिल जाएगी। उसमें कुछ फॉर्म्स लिखे होते हैं ऐसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे, जैसे मान लो लिखा है गो, went, gone, going और goes। और एक मैंने लिखा reach, reached, reaching, riches। ठीक है, ये जो कुछ वर्ब्स, जैसे आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। मतलब हम ये आइडेंटिफाई, अगर वर्ब में अगर आईएनजी लगा है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आपने ये देखा होगा कि देखिए वहाँ पे वर्ब में एस या आई लगा हुआ है, तो मतलब वर्ब में एस ई एस या आई एस लगा है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, वो उसकी बेस फॉर्म है, वर्ब की जो बेस फॉर्म है। जैसे ये देखिए गो लिखा हुआ है, गो में एस या ई एस या आई एस जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। मैम अब ये तो देखिए मैं बता रही हूँ 70% जो वर्ब्स होती है ना, उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है। ये देखिए रिच्ड, रिच्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिनमें ऐसे 70% वर्ब्स जो होती है जिनमें ईडी लगा होता है लास्ट में, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये जो बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फॉर्म रहता है वर्ब्स का, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक वर्ब्स होती हैं जो हम हमारे एकेडमिक्स में पढ़ चुके होते हैं, पर फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा उस पीडीएफ को। जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट से आप सर्च करें और पीडीएफ में जो वर्ब्स दी हुई होंगी, जो मेंशन होगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसी रहती हैं। अच्छा, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जैसे मैंने लिखा है ये गो का मतलब क्या होता है? जाना। रिच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। तो मैं ये जज कर पाई कि ये जो जाना है और ये जो पहुंचना है, ये जो जाना है और ये जो पहुंचना है, इनके लास्ट में ना है, तो मैं ये एक कंक्लूजन निकाल पाई कि ऐसे शब्द, हिंदी इंग्लिश भाषा के ऐसे शब्द जिनका अर्थ जब हम निकाले, जिनका जब हम अर्थ निकाले हिंदी में और उन शब्दों के लास्ट में ना आए, मतलब क्या होता है? वो वर्ब होते हैं। जैसे चलना, फिरना, उठना, दौड़ना, नहाना, जाना, खाना, सोना, गाना, प्रश्न पूछना, रोना, चलना, जो भी व्हाटएवर, हर वो शब्द जिसका हिंदी ट्रांसलेशन लास्ट में ना है, तो वो क्या है हमारे लिए? वर्ब है। वो वर्ब है हमारे लिए। और ऐसी वर्ब और इन्हीं की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है जनरली पास्ट के लिए कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा इन वर्ब्स को। ठीक है, देखते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश। और अगर आप ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश भाषा के ऐसे शब्द, इंग्लिश भाषा के ऐसे शब्द जो कहीं ना कहीं ये डिनोट करते हैं कि कोई काम है, ऐसे शब्द जिनका कहीं ना कहीं अर्थ काम होता है। जैसे गो का मतलब जाना, जाना भी एक काम है। ईट का मतलब खाना, खाना भी एक काम है। प्रश्न पूछना, आस्क का मतलब पूछना, पूछना भी एक काम है। तो ऐसे शब्द जिनका मतलब कोई काम निकले, तो वो क्या है? वो भी हमारे लिए वर्ब है। देखिए जैसे गो का मतलब जाना, ये वर्ब है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया। वेंट, ये देखिए मैंने अभी पढ़ाया था आपको, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ होती है? सिंपल में होता है, पास्ट का सिंपल। इसलिए मैंने बोला था कि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम वर्ब के पास गए, ये रहा हमारा वर्ब वाला पोर्शन। वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना।
ये वर्ब में ईडी लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये मैम ईडी तो आपने बताया था कि सेकंड फॉर्म में भी लगता है, थर्ड फॉर्म में भी लगता है, जैसे रेज्ड का लिखा था आपने, रेज्ड, फिर रेज्ड। तो मैम हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो बच्चों ये ध्यान रखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा तब होती है जब एच फैमिली होती है। एच फैमिली कौन कौन है भाई? हैज, हैव, हैड, तो इन्हीं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और अगर ये एच फैमिली नहीं है मतलब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वॉस्ड तो लिखा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी वॉस्ड होती है, पर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एच फैमिली का कोई मेंबर बैठा है, यहाँ पे हैव बैठा हुआ है, मतलब वहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज हैव कब आता है भाई? मैंने पढ़ाया था आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, और परफेक्ट में भी हैज हैव तो प्रेजेंट में आता है, तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ 5 या 10 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा के तब आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी, फिर आपको खुद को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा बच्चों। देखिए अगर हम बात करें वापस वर्ब पर जाते हैं, देखिए रेज्ड, रेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, पर मैंने देखा कि यहाँ पे एच फैमिली का मेंबर बैठा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और हेड काय में आता है भाई? पास्ट में आता है, पास्ट में अपना चला जाएगा ये पास्ट परफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप। देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस में और आपको राइट डाउन करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। We will have completed this task। ठीक है, और देखते हैं they will be coming to the party। नेक्स्ट देखते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के साथ में हम कुछ अच्छा सेंटेंस लिखते हैं। हैव बीन रीचिंग द स्टेशन since 10 reaching the station since 10 o'clock। ठीक है, आप थोड़ा आइडेंटिफाई करना देखते होंगे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि भले आपको इंग्लिश का हानि ट्रांसलेशन नहीं है, आपको कैसे करना है, आपको वर्ब को पकड़ना है, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसी के जरिए हमने टेस्ट पढ़े हैं तो हम उसी के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए हम वर्ब के पास गए, ये मुझे वर्ब मिल गई, ये देखिए अब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, पर देखिए यहाँ पे एच फैमिली का मेंबर मिल गया है मुझे। और पहली बात तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है, विल के साथ आती भी नहीं है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये जो विल है, विल का मैंने आपको बताया कि विल हमेशा फ्यूचर में लगता है, तो ये फ्यूचर का होगा, पक्का बात है, पक्की बात है कि फ्यूचर में होगा। और विल हैव तो परफेक्ट में लगता है, तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब वापस हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारी वर्ब है, वर्ब में आ जाए तो कंटिन्यूस में आता है भाई, और विल तो फ्यूचर रहता है, तो मतलब ये क्या रहेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? देखते हैं वापस हम वर्ब पे आते हैं भाई, ये रही हमारी वर्ब, और वर्ब में वापस वर्ब में आईएनजी लगा है मतलब कंटिन्यूस होगा, और हैव तो परफेक्ट में लगता है, तो क्या परफेक्ट कंटिन्यूस? ऑफ कोर्स, देखिए यहाँ पे बीन भी लिखा है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट मतलब जो चौथा हमने जो लास्ट में पढ़ा था ना, तीनों में, प्रेजेंट में पढ़ा था, पास्ट में पढ़ा था और फ्यूचर में पढ़ा था, यस ये वही है। अब ये पास्ट का हो सकता है या प्रेजेंट का, देखिए हैज या हैव है, पास्ट में तो हैड लगता है, तो ये हैज या हैव है, तो मतलब ये जाएगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो मैम आपने ये भी चीजें मुझे बताई थी कि सेंस या फॉर भी लगता है। देखिए हमने लगाया सेंस या फॉर, मैम आपने सेंस ही क्यों लगाया, फॉर भी क्यों फॉर क्यों नहीं लगाया? देखिए आपको बताती हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, इतना समझ में आया? दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंस, एक होता है। आप ये बताइए, दो तरीके के टाइम होते हैं सेंटेंस में, जैसे कि मान लो कि मैं 11 बजे से पढ़ा रही हूँ, 11 बजे से,
तो यहाँ पे जो 11 बजे है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ में आ रहा है। मैंने 11 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं 11 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो आप क्या ये समझ पाएंगे कि ये 11 घंटे कब स्टार्ट हुए थे, पता कर पाएंगे। हो सकता है कि रात को 2 बजे स्टार्ट हुए हो सकता है ये रात के 4 बजे स्टार्ट हुए हो, वॉट एवर, ये सुबह 9 बजे भी स्टार्ट हो सकती है। 11 घंटे एक ड्यूरेशन है, ये एक अवधि है। इस अवधि को आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई। तो जब हम टाइम में ये डिटरमाइन नहीं कर पाए कि ये टाइम कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म होगा, तो वो हमारे लिए एक अनसर्टेन टाइम होता है और ये हमारे लिए सर्टेन टाइम होता है। सर्टेन टाइम में हम स्टार्टिंग पॉइंट का हमको दिया हुआ होता है कि हाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 11 बजे से ही स्टार्ट हुआ था। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ या मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ या मैं 2010 से यहाँ रह रही हूँ। आप समझ पा रहे हैं। तो जब हमको टाइम सर्टेन दिया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, और जब जहाँ पे हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ होगा वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है मैम, आपने थोड़ा बताइए एग्जाम्पल में। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 o'clock, दे रखा 10 o'clock। 10 o'clock का मतलब होता है घड़ी के 10 बजे। तो 10 बजे आपको पता है कि 10 बजे से काम स्टार्ट हुआ होगा, 10 बजे से बेचारे पहुंच रहे होंगे। तो 10 बजे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देके रखा, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंस लगा। देखते हैं कुछ और चीजें, थोड़ा और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा मैं इसको अच्छे से इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि सिंस कहाँ आएगा, नोट। सिंस कहाँ आएगा और फोर कहाँ आएगा। ठीक है, सिंस आता है अपना सर्टेन पॉइंट, जब जब हमको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। और जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम देके रखा हो। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बजे से या 10 घंटे से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, कुछ नोट डाउन करने की चीजें मैं और आपको लिखा देती हूँ, आप लिख लीजिए जरा। देखिए बच्चों, आपको मैंने एक चीज अभी पढ़ाई, हैज या हैव लगता है। तो मैम ये हैज या हैव, आप मान लो आपको मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे मान लो आपको मैंने एक सेंटेंस दिया, राम हैज रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अब आप ये बताइए मैम कि आपने ये तो लिख दिया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैज या हैव देके रखा है, मतलब ये परफेक्ट है, और हैज या हैव तो प्रेजेंट में जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो ये तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर मैम प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज या हैव दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, आपने सिर्फ हैज क्यों लगाया। आप यहाँ पे हैव लगा सकते थे क्या, मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल लगा सकते थे। नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, इसके कुछ रूल्स है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो हैज है ये सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर का क्या होता है मैम, और ये लगता है प्लूरल के साथ। अब प्लूरल क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है, हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो काम करने वाला है, जो स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन दे के रखा है, वो हमारे लिए हमारा सब्जेक्ट होता है। और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हम उसका किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। और यदि वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके लिए हैव का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखती राम एंड श्याम, तो ये मेरे लिए प्लूरल हो गए। प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर का मतलब एक इंसान, प्लूरल का मतलब एक से अधिक इंसान। एक से अधिक मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो राम एंड श्याम ये प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे हैव लग जाता, पर यहाँ पे सिर्फ राम अकेला है इसलिए मैंने यहाँ पे हैज लगाया। आ रहा है समझ में। सेम कहानी वॉज या वर की है, वॉज या वर भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है,
तो वॉज कहाँ लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। वर कहाँ लगेगा? जब हमारा प्लूरल होगा। ये वॉज या वर कहाँ लगते हैं बेटा? ये कंटिन्यूअस में लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैज कहाँ लगेगा? सिंगुलर में। हैव कहाँ लगेगा? प्लूरल में। वॉज कहाँ लगेगा? सिंगुलर में। वर कहाँ लगेगा? प्लूरल में। जैसे लिखा होता यहाँ पे राम की जगह दे लिखा होता। दे का मतलब होता है वे का मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आता है बेटा? यहाँ पे हैज की जगह आ जाता। आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज करके थोड़ा बता देती हूँ आपके लिए। आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी रहेगी। ये सारे जो नोट्स में लिख रही हूँ ये आपको अच्छे से पढ़ने रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको काम आएंगी। लिखते जाइए। जो हैज है और जो हैव है वो कहाँ यूज होगा? हैज जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और ये जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब राम, ही या शी, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है भाई? जैसे राम एंड श्याम, या हम देख लेते हैं दे, या वी का मतलब हम का मतलब एक से तो ज्यादा ही होंगे ना, ठीक। इनको नोट डाउन करते जाइए। बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं आती, और ये अगर कंफ्यूजन रहता है तो फिर टेंस में प्रॉब्लम आती है। हमने वॉज वर्ब का भी देखा, सेम कंसेप्ट वॉज वर्ब में भी लगेगा। लिख लेते हैं वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? वॉज वर हैज हैव डिफरेंस समझ में आया? अब एक चीज होती है डू डज, आपने देखा होगा डू लगता है, डज लगता है, डिड लगता है। ये भी आपने सेंटेंस में कभी ना कहीं तो देखे ही होंगे। इनमें भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैम डू का यूज कहाँ करते हैं, डज का यूज कहाँ करते हैं। देखिए मैं आपको सेंटेंस लिख के बताती हूँ। देखिए जैसे आई डू नॉट रिच, I do not reach the station. She does not writes the letter. मैम आपने लिखा तो सही, वो तो ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है कि वो जो है एक मैं है, मतलब मैं हूँ, स्टेशन नहीं पहुंचता हूँ। यहाँ पे नॉट का लिखा है, और यहाँ पे जो एक शी नाम के मतलब शी एक लड़की है, वो पत्र नहीं लिखती, वो तो ठीक है। पर आपने यहाँ पे डू लगाया, यहाँ पे डस लगाया, ये आपने कैसे किया? आपको कैसे पता कि यहाँ पे डू लगेगा, यहाँ पे डस लगेगा? देखिए बच्चों, ये जो डू है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपना डस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगेगा। मैम ये आई लिखा है यहाँ पे, और आई का मतलब मैं का मतलब एक इंसान। बेटा ऐसे नहीं है, जो आई है उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आई से जरूर सिंगुलर है, पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल रहता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आई हैव, आई वर। आ रहा है समझ में? आई डू, ठीक है। आई एक्सेप्शन के तौर पे आप लिख लीजिए कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, और बाकी जो चीजें हैं वह तो वैसी की वैसी रहेंगी। और ये डू डज का यूज कहाँ होता है मैम? अभी तक जो आपने हेल्पिंग वर्ब हमको बताई वहां पर तो डू डज डिड कहीं नहीं था। तो मैं बताती हूँ बच्चों, देखिए वो जो मैंने सेंटेंस आपको लिखाए थे वो अफर्मेटिव लिखवाए थे, मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य के तौर पे मैंने आपको बताया था, पर नकारात्मक वाक्य भी तो होते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कहीं ना कहीं नहीं शब्द हो। मतलब जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो नहीं पढ़ाने के लिए आपको सेंटेंस में नॉट जोड़ना पड़ेगा, और वो नोट आप ऐसे नहीं जोड़ सकते।
जो नॉट है उसको जोड़ने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट में जो सिंपल एक सेंटेंस होता है वहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, और पास्ट का एक सिंपल होता है वहां पे वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है। बाकी सारी जो सेंटेंसेस हैं, जो टेंसेस हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कहीं इज एम आर है, कहीं वॉज वर है, कहीं विल है, कहीं विल बी है, ठीक है, कहीं हैज हैव है, हैड बीन, ऐसे कुछ चीजें हेल्पिंग वर्ब्स है। पर इन दोनों विचारों में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो जब आप इनका नेगेटिव बनाओगे तो नॉट को एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहेगी। तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो ये तीनों। जब इनका आप नेगेटिव बनाओगे या इंटेरोगेटिव बनाओगे, इंटेरोगेटिव पे मैं समझाती हूँ आपको। तो नॉट जब आप प्रेजेंट के बनाओगे तो आपको ये दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डू का और डस का। डू का कहाँ यूज करोगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। डस का कहाँ यूज करोगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। और इन दोनों का यूज नॉट के जस्ट पहले होगा, या फिर ये बोल सकते हो कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा और उसके बाद में नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट रीच द स्टेशन, शी डज नॉट राइट्स द लेटर। ये प्रेजेंट की बात हो गई बेटा। ये जो डिड है ये पास्ट के लिए यूज होगा। पास्ट में तो ये बेचारा हेल्पिंग वर्ब के लिए है ना। I did not wrote the letter। मैम ये पास्ट में लिखा है, आप कैसे बता पाओगे? देखिए बेटा, यहाँ पे ये रॉट लिखा है, पहली बात तो ये रॉट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखिए ये जो डज है ना, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, जैसे ये आपने डू लगाया, यहाँ पे डज लगाया, यहाँ पे वर्ब में एस आई एस है ना, तो जब आप यहाँ पे वर्ब में एस आई एस लगा रहे हो डू के साथ, मतलब यहाँ पे जब डस आएगा तो डस में यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे एस आई एस नहीं लगेगा, ये वर्ब सिर्फ ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डज लिखा हुआ है तो वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। ये भी कई बार एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डज में एस या एस है तो वर्ब में नहीं लगाएंगे। अभी देखिए ये जो डू है, डू का ये सेकंड फॉर्म है डिड। जब आप यहाँ पे डिड, यहाँ डिड लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो आप जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में जो आप आपकी सेकंड फॉर्म लगाते हो वो आप नहीं लगाओगे। यहाँ पे वर्ब की आप जो मेन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो लगाओगे। तो यहाँ पे आप रॉट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे राइट। क्यों लिखा हमने राइट? यहाँ पे तो रोट आता है क्योंकि पास्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड लगा दिया है। और डिड खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दो बार आप यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ एक बार यूज करोगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा रूल, इसको मैं बना के थोड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे। मैंने उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा बोल सकते हैं पीछे करके देखिएगा, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डू, डस, डिड, ये दोनों बनेंगे हमारे प्रेजेंट में, और ये हमारा बनेगा पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में भी जो हमारा डू रहेगा वो लगेगा प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई, वी, यू। मैम यू का मतलब तो तुम होता है, तुम का मतलब तो एक होता है। नहीं बेटा, यू को भी प्लूरल कंसिडर किया जाता है। आई और यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, आई, वी, यू, दी। ठीक है, ये प्रोनाउन है जिनके साथ ये प्लूरल वर्ब लगती है। और अगर डस की हम बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? ही, शी, ठीक है, या फिर कोई नेम हो गया। अब जो डिड है मैम, ये सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? ये प्लूरल या सिंगुलर दोनों के साथ लग सकते, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि ये जो डिड है ये पास्ट में लगेगा। मैम ठीक है, ये तो आपने नेगेटिव बताया था, आपने इंटरोगेटिव नाम का भी कुछ शब्द यूज किया था। क्या होता है ये इंटरोगेटिव शब्द? देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस होते सकारात्मक होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पढ़ाती हूँ, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। मैंने बता दिया कि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ये नकारात्मक वाक्य, नहीं जुड़ गया उसमें। पर एक सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह वाले भी आते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने लिखा आई, I write a letter। रुको मैं थोड़ा सेंटेंस आपको नॉर्मल दे दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं आपको यहाँ पे सकारात्मक लिख रही हूँ,
यहाँ पे नकारात्मक और यहाँ पे प्रश्नवाचक, आपको डिफरेंस समझ में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा शी राइट्स अ लेटर, ये सकारात्मक हो गया, नॉर्मल सी बात है। नकारात्मक में क्या है, शी, यहाँ पे राइट्स लिखोगे आप, पर आपको उसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट की जरूरत होगी, और नॉट को एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रेजेंट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज। डू हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, डज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और जो शी है ये सिंगुलर है, तो मतलब यहाँ पे हमको यहाँ पे डज का यूज करना है, डज नॉट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब में एस था, डज में हमने लगा दिया, तो यहाँ पे बेस फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा इट अ लेटर। ठीक है, अब ये तो नकारात्मक की कहानी होगी। अब प्रश्नवाचक भी होता है, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे यूज की, ये हेल्पिंग वर्ब उसके बस आगे आ जाती है और कुछ नहीं होता है। डस शी, डस शी राइट अ लेटर। मैम आपने नॉट क्यों नहीं लिखा, देखिए बेटा ये नकारात्मक था, इसलिए हमने इसमें नॉट जोड़ा था, उसके लिए हमने डस लगाया था। हमको प्रश्नवाचक बनाना है, ऐसा नहीं कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाना है, सिर्फ प्रश्नवाचक बनाना है। मतलब इसका मतलब ये है, वह पत्र लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, ऐसा। एक और होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो ऐसा बनता है, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, ऐसा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे, इसलिए मैंने चीजें बताई। ये चीज एग्जाम में नहीं आती है, पर बेसिक लैंग्वेज में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और व्यक्ति कहीं से भी कंफ्यूज हो जाता है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एग्जाम में कहाँ काम आ जाए बच्चों को पता समझ में नहीं आता, पर काम में आते हैं कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट की जरूरत लगेगी, नॉट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पे डस लगाया है। यहाँ पे हमको प्रश्नवाचक बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हमने स्टार्टिंग में लगा दी, और डज नॉट यहाँ पे हमने जो डस था उसको स्टार्टिंग में लिख दिया, और नॉट भी लगाया क्योंकि ये प्रश्नवाचक प्लस नकार आ रहा है, समझ में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मैं और चीजें लिख पाऊँ इसमें। सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना जरूरी होता है। और नॉट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, नॉट और नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। ठीक है, ये नेगेटिव की कहानी कि इंटरोगेटिव का भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपके पास नोट्स प्रॉपर बने रहे। सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है। ठीक है मैम, एक दो एग्जांपल और दे दीजिए इंटरोगेटिव को, जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है ही हैड कंप्लीटेड दिस टास्क।
उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया था, वो जो ये जो टास्क था उसने वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब इसका हम बनाते हैं नेगेटिव, एक बार बना के देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देती हूँ। ही हैड हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाद में नॉट लगेगा, ही हैड नॉट कंप्लीटेड दिस टास्क। समझ आ रही है मेरी बातें? और ये तो हमने नेगेटिव बनाया, अब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो ही, मैम आपने बताया था इंटेरोगेटिव में नॉट लगता है, तो हम देख लेते हैं थोड़ी चीजें कि ये हैड के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये थोड़ी आगे चली जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे बना देंगे, हैड ही कंप्लीटेड दिस टास्क। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव हम बना लेंगे इसको। ठीक है, देख लिया। हम्म, ये नोट्स है, ये आप उतार लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास।